हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं आपका अपना दोस्त मेहुल। जो हमारी सीरीज़ चल रही है बेरिंग के एप्लीकेशन के बारे में, आज हम एक्सक्लूसिव वीडियो लेकर आए हैं रोलिंग मिल में बेरिंग के एप्लीकेशन के बारे में। वैसे तो रोलिंग मिल कई तरह की होती है, प्रोडक्ट वाइज और ऑपरेशन वाइज आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे प्रोडक्ट वाइज देखने जाए तो रोलिंग मिल में टीएमटी, स्ट्रिप, स्ट्रक्चरल वैसे अलग अलग प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं हम। और ऑपरेशन वाइज देखे जाए तो रोलिंग मिल में पावर प्लांट होता है, क्रशर होता है, स्टैंड होता है, कन्वेयर होता है। तो ये सारी जगह पर अलग अलग टाइप के बेरिंग अलग अलग एप्लीकेशन में यूज़ होते हैं। वैसे तो कई तरह के बेरिंग मार्केट में अवेलेबल रहता है, जिसमें कुछ क्रिटिकल एप्लीकेशन के लिए यूज़ होते हैं, कुछ सब्सिडरी एप्लीकेशन के लिए यूज़ होते हैं। और ये बेरिंग कैसे हम यूज़ करें उसके लिए बेरिंग सिलेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और बेरिंग सिलेक्शन के लिए हमें हमको बहुत सारे पैरामीटर्स फॉलो करने होते हैं, जैसे कि लोड कितना है, मटेरियल कौन सा हम यूज़ कर सकते हैं, कौन सा क्लियरेंस हम यूज़ कर सकते हैं, कौन सी स्पीड पे हम बेरिंग चलाएंगे, हम क्या लुब्रिकेशन सिस्टम यूज़ करेंगे, क्या कौन सा लुब्रिकेंट यूज़ करेंगे। तो आइए जानते हैं रोलिंग मिल के क्रिटिकल एप्लीकेशन के बारे में, जिसमें हम बेरिंग सिलेक्शन और बेरिंग टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स। तो मैं हूं आपका अपना दोस्त राहुल शर्मा। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि रोलिंग मिल में क्रिटिकल एप्लीकेशंस क्या हैं और उनकी बैरिंग सिलेक्शन को हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले रोलिंग मिल में आपकी क्रिटिकल एप्लीकेशन जो होती है वो होती है स्टैंड्स, दूसरा रिडक्शन गियर बॉक्स, उसके बाद आपका मोटर। तो इनमें आप बैरिंग सिलेक्ट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जो हम प्रोसीजर अपनाएंगे और जो हमारा जो भी सिलेक्शन क्राइटेरिया रहता है उसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है आपके वहाँ पर हाउसिंग में जगह कितनी है। तो सबसे पहले स्पेसिंग हम वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ स्पेस कितनी है, हमें किस साइज़ का बैरिंग चाहिए। देन उसके बाद आपका आता है कि आपकी फिट्स क्या रहने वाली है, जिसमें कि आप कौन सी फिट से बैरिंग को माउंट करेंगे, आपके हाउसिंग या शाफ्ट पे जो फिट लगनी चाहिए वो फिट क्या है। उसके बाद आप नॉइस लेवल देखेंगे कि आपको मिल में नॉइस लेवल क्या चाहिए, वाइब्रेशंस मिनिमम चाहिए। उसके बाद आप माउंटिंग डिसमाउंटिंग टेक्निक क्या यूज़ करने वाले हैं, आप उस बेसिस पे भी बैरिंग सिलेक्ट करेंगे। आप लुब्रिकेशन कौन सा यूज़ करने वाले हैं, आपके पास ऑयल लुब्रिकेशन है या ग्रीस लुब्रिकेशन करने वाले हैं। तो ये सब कुछ एक थोड़े से क्राइटेरियाज रहते हैं जिनसे कि हम बैरिंग सिलेक्शन की प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है। तो वैसे तो रोलिंग मिल में बहुत सारे बैरिंग्स का यूज़ किया जाता है, लेकिन कुछ जो कॉमनली यूज्ड बैरिंग रोलिंग मिल में किए जाते हैं मैं आपको उनका थोड़ा सा डिटेल देता हूँ। जिसमें कि सबसे पहले तो सिलेंड्रिकल रोलर बैरिंग यूज़ किया जाता है, देन बॉल बैरिंग्स आते हैं, फोर रो टेपर रोलर बैरिंग का यूज़ किया जाता है, स्फेरिकल रोलर बैरिंग का यूज़ किया जाता है, टेपर रोलर थ्रस्ट बैरिंग का यूज़ किया जाता है। और साथ ही साथ कई जगह पर आप स्फेरिकल रोलर थ्रस्ट बैरिंग का भी यूज़ देखेंगे। तो हमने रोलिंग मिल में कौन सा बेरिंग लगता है और कौन से एप्लीकेशन के लिए वो सिलेक्ट किया जाता है, कौन से पैरामीटर डिफर होते हैं वो देख लिया। तो जब हम हमारा बेरिंग आ गया है तो अब उसको माउंट कैसे करें वो हमको देखना है। वैसे तो दो माउंटिंग टेक्निक्स ज़्यादातर यूज़ की जाती है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग टेक्निक्स है, कोल्ड माउंटिंग और हॉट माउंटिंग। कोल्ड माउंटिंग में वैसे ऑयल लुब्रिकेशन मेथड होती है, ड्राइव अप मेथड होती है, मैकेनिकल मेथड होती है, और हाइड्रोलिक टूल्स भी यूज़ किए जाते हैं। और हॉट माउंटिंग में बेरिंग को स्पेसिफिकली कोई इंडक्शन हीटर, एल्यूमिनियम रिंग्स या हीटिंग कैबिनेट या ऑयल बाथ से गर्म किया जाता है और फिर उसको माउंट किया जाता है। तो ये दो टेक्निक है। इसमें कई तरह के टूल्स भी यूज़ होते हैं, जैसे हीटिंग इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, मैकेनिकल टूल्स यूज़ होते हैं, ग्लव्स यूज़ होते हैं, हाइड्रोलिक टूल्स यूज़ होते हैं। तो आइए जानते हैं कि हम रोलिंग मिल में बेरिंग को कैसे माउंट कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने जाना कि दो तरह से माउंटिंग होती है, कोल्ड माउंटिंग एंड हॉट माउंटिंग। तो चलिए हम ये जानते हैं कि कोल्ड माउंटिंग कहाँ की जाती है और हॉट माउंटिंग कहाँ की जाती है। तो कोल्ड माउंटिंग वहाँ की जाती है जहाँ पर आपको बैरिंग को हाउसिंग में फिट करना है, और हॉट माउंटिंग वहाँ की जाती है जहाँ पर आपको बैरिंग को शाफ्ट के ऊपर फिट करना है। दोनों ही केस में आपको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हॉट माउंटिंग की बात करते हैं। तो हॉट माउंटिंग का प्रोसीजर कैसा रहता है? हॉट माउंटिंग में सबसे पहले आप बैरिंग को गर्म करेंगे इंडक्शन हीटर के थ्रू, या आपके पास और भी चीज़ें हों जिससे आप बैरिंग को गर्म कर सकें। लाइक इंडक्शन होता है, आपके पास हीटिंग चेम्बर होगा। तो आप उसमें आप अपने बैरिंग को हीट करेंगे। जनरली जो टेम्परेचर आप लेकर जाते हैं वो 80 टू 110 डिग्री सेल्सियस रहता है, जिससे कि आपका बैरिंग स्लाइटली साइज़ में एक्सपैंड होता है
और आप उसको अपनी शाफ्ट पे प्लेस कर देते हैं। देन कोल्ड माउंटिंग जो प्रोसेस है, कोल्ड माउंटिंग में आपको नाम से ही जैसे पता लग रहा होगा कि आप वहाँ पर हीट का जो यूज़ है वो नहीं करेंगे। तो कोल्ड माउंटिंग हम 2-3 तरह से करते हैं। तो सबसे पहले मैकेनिकल मेथड यूज़ करते हैं। तो मैकेनिकल मेथड में क्या रहता है कि आप अपने बैरिंग को शाफ्ट के ऊपर हल्का सा प्लेस करेंगे, उसके पीछे आप थ्रेडेड प्लेट लगा देंगे, जिसको आप टाइट करेंगे वो आगे की तरफ जाएगी और आपका बैरिंग भी शाफ्ट के ऊपर माउंट होना स्टार्ट हो जाएगा। देन सेकंड रहता है हाइड्रोलिक मेथड। हाइड्रोलिक में आप क्या करते हैं, सेम प्रोसीजर वही रहता है, बस हाइड्रोलिक की मदद से आप उसको शाफ्ट पे पुश करते हैं। और तीसरा मेथड एक ड्राइव अप मेथड रहता है, जो कि हम स्पेशली टेपर बोर बैरिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें कि आपका प्रोसीजर थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने वाला रहता है। तो आइए बात करते हैं कि ड्राइव अप मेथड को कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आप बैरिंग को लेकर आएंगे, बैरिंग को ओपन करेंगे, चेक करेंगे कि आपका बोर टाइप क्या है, K12 है या K30 है। उसके बाद आप अपनी शाफ्ट को देखेंगे, शाफ्ट पे ऑयल लगाएंगे, उसके ऊपर ग्लू मैचिंग के लिए कलर करेंगे, ब्लू कलर। इसका आपको फ़ायदा क्या रहता है कि आपको ये पता लग जाएगा कि आपका बैरिंग का जो इनर है और जो शाफ्ट आपकी है वो आपस में कितने परसेंटेज में मैच कर रहे हैं। अगर वो आपस में मैच नहीं करेंगे तो आपका बैरिंग आगे जाके फेलियर करेगा। तो उसके बाद आप अपना ड्राइव अप चेक करेंगे कि आप जब बैरिंग को ड्राइव अप कर रहे हैं तो आपके इंटरनल क्लियरेंस में कितनी रिडक्शन आ रही है, आप कितना तक ड्राइव अप कर रहे हैं, जिसके की हेल्प से आप अपने लिए लेबरिंथ रिंग का साइज़ जनरेट करेंगे। तो ये कुछ आपकी माउंटिंग प्रोसेस रहती हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लिए। और कई जगह पर आप देखेंगे कि आपको इंडक्शन हीटर नहीं मिलेगा, कुछ कंपनीज़ में इंडक्शन हीटर नहीं होता है बैरिंग गर्म करने के लिए, तो वहाँ पर जनरली हम एक और टेक्निक का यूज़ करते हैं, जिसको कि हम ऑयल बाथ कहते हैं, जिसमें कि आप ऑयल में अपने बैरिंग को सोक करेंगे, ऑयल को हीट करेंगे, जिससे कि बैरिंग हीट होगा। तो ये कुछ प्रोसेस रहती हैं आपकी माउंटिंग के लिए रोलिंग मिल में। तो अब हमारे पास बेरिंग माउंटिंग के बारे में पूरी जानकारी है। बेरिंग माउंट होने के बाद उसको घुमाने के लिए लुब्रिकेशन की ज़रूरत रहती है। तो मार्केट में लुब्रिकेशन के लिए दो ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं, ग्रीस या ऑयल। आप ज़्यादातर दो ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो सिलेक्शन के लिए आपको कई सारे पैरामीटर्स पे निर्भर रहना होगा। जैसे कि आप बेरिंग को कौन सी स्पीड पे घुमाने वाले हो, उस पर कितना लोड आएगा, वो उसका सीलिंग रिक्वायरमेंट क्या है, आपको लुब्रिकेशन का चेंज ओवर टाइम क्या है, अगर आप कोई सिस्टम लुब्रिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हो तो वो भी उस पर डिपेंड करेगा। अगर कौन सा टेम्परेचर, ऑपरेटिंग टेम्परेचर आप बेरिंग चलाने वाले हो, कौन से ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे, तो ये सारे पैरामीटर्स है जिस पे डिपेंड है लुब्रिकेशन, लुब्रिकेंट का टाइप। आप कौन से टाइप का लुब्रिकेंट यूज़ करोगे, वो ये सारे पैरामीटर्स को डिफाइन करने के बाद आप तय कर सकते हो। अगर आप ग्रीस यूज़ कर सकते, ग्रीस यूज़ करना चाहते हो, तो ग्रीस के लिए ज़्यादातर लुब्रिकेशन के लिए मैनुअल मेथड है, या आप ग्रीस गन का यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऑयल यूज़ करना चाहते हो लुब्रिकेंट के लिए, तो ऑयल को लुब्रिकेशन करने के लिए बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल है। जैसे सर्कुलेटिंग सिस्टम, आप सेंट्रलाइज सर्कुलेटिंग सिस्टम लगा सकते हो, ऑयल मिस्ट सिस्टम है, फोर्स्ड ऑयल सिस्टम, लुब्रिकेशन सिस्टम है। तो ये सारे चीज़ें हैं कि जिससे आप बेरिंग को लुब्रिकेट कर सकते हो। तो आइए जानते हैं रोलिंग मिल में लुब्रिकेशन के लिए हम कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखें और कौन सा लुब्रिकेंट यूज़ करें। तो लुब्रिकेशन हमारे बैरिंग के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। तो लुब्रिकेशन का सबसे पहले हम काम जान लें कि लुब्रिकेशन हम लोग क्यों करते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा लुब्रिकेशन का ये है कि ये हीट अब्जॉर्प्शन में बहुत हेल्प करता है। सेकंड, ये मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट को कम करता है, जिससे कि हमारा वेयर एंड टियर कम होता है बैरिंग में। थर्ड, स्मूथ ऑपरेशंस के लिए, हमारा बैरिंग स्मूथ चले, हमारे बैरिंग में कोई ब्रेकडाउन ना आए, हमारा बैरिंग हीट जनरेट ना करे, और इसलिए हम ग्रीस या लुब्रिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। जनरली दो टाइप के लुब्रिकेशन होते हैं, ग्रीस एंड ऑयल। ग्रीस में हम दो तरह से ग्रीसिंग करते हैं, मैनुअल ग्रीसिंग एंड सेंट्रलाइज ग्रीसिंग सिस्टम होता है, जिसको कि ऑटोमेटेड ग्रीसिंग सिस्टम भी बोलते हैं। तो मैनुअल ग्रीसिंग में आप लोग जब भी मिल में चेंज ओवर आएगा या मिल बंद होगी किसी रीज़न से, तो आप मैनुअली वहाँ पर जाके ग्रीसिंग करेंगे। और सेंट्रलाइज ग्रीसिंग सिस्टम में क्या रहता है, आपके पास पंप रहेगा, आपके पास नोजल्स रहेंगी, आपके पास पाइप, आपने चोक के साथ पाइप अटैच किए होंगे, तो उस केस में आप वाइल रनिंग भी अपना ग्रीसिंग कर सकते हैं चोक्स में और बैरिंग्स में।
देन ऑयल लुब्रिकेशन, जो ऑयल लुब्रिकेशन की बात आती है तो ऑयल लुब्रिकेशन में जो जनरली रोलिंग मिल में यूज़ किया जाता है सिस्टम वो होता है एयर ऑयल लुब्रिकेशन, जिसमें कि ऑयल की कुछ ड्रॉप्स कंटिन्यूसली आपके बैरिंग में डलती रहेंगी, जो कि हाई प्रेशर्ड एयर के साथ उसको मिक्स करके पूरे बैरिंग में डिस्पर्स करते हैं। तो दोनों ही एप्लीकेशन अपनी अपनी जगह फ़ायदा देती हैं। ऑयल हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमारी स्पीड ज़्यादा होती है, जहाँ पर हीट जनरेशन ज़्यादा होगी। और ऑयल वर्क कैसे करता है, ये एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है कि आप कितना क्वांटिटी ऑफ ऑयल यूज़ करना चाह रहे हैं। सेम ग्रीस का भी ऐसे ही है। ग्रीसिंग की इंटरवल्स आपकी एप्लीकेशन पे डिपेंड करती हैं कि आपने ग्रीसिंग की इंटरवल्स को क्या रखना है। जनरली 8 to 12 आवर्स के बीच में ग्रीसिंग की जाती है। सेकेंडली, अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा जा रहा है तो आपको ग्रीसिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। आपको जनरली 6 घंटे में या हर 5-6 घंटे में आपको ग्रीसिंग करनी पड़ेगी। तो अब हमारे पास बेरिंग माउंटिंग, लुब्रिकेंट और लुब्रिकेशन सिस्टम सबके बारे में जानकारी है। तो बेरिंग अब हमारा घूम रहा है, लेकिन घूमते हुए बेरिंग में भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिसका हमें ध्यान रखना होता है। जैसे हमको फीवर आता है तो हमारे बॉडी में उसके सिम्टम्स दिखने लगते हैं, हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे हमको पता लगता है कि हमको फीवर है। वैसे ही आप घूमते हुए बेरिंग का अगर आप इंस्पेक्शन करोगे तो आपको पता लगेगा कि वो क्या कहना चाहता है। बेरिंग खुद ही बता देगा कि उसमें उसमें घूमने में क्या दिक्कत आ रही है। तो वो आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। जैसे आपको नॉइस लेवल चेक करना होता है, वाइब्रेशन चेक करना होता है, लुब्रिकेशन लेवल चेक करना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करने के बाद बेरिंग खुद ही बता देगा कि उसमें क्या दिक्कत है और आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर 4 तरीके के मेंटेनेंस हम फॉलो करते हैं: प्रोएक्टिव मेंटेनेंस, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और करेक्टिव मेंटेनेंस। लेकिन हम प्रोएक्टिव, प्रिडिक्टिव और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का ही रिकमेंडेशन देते हैं, क्योंकि हम जानते ही है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आइए जानते हैं रोलिंग मिल में बेरिंग में हमको, घूमते हुए बेरिंग में हमको क्या चेक करना चाहिए जिससे हम बेरिंग की लाइफ बढ़ा सकें। तो बेरिंग की इंस्पेक्शन बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है बैरिंग के लाइफ पे, बैरिंग की एफिशिएंसी पे, मशीन की एफिशिएंसी पे, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो हमें इंस्पेक्शन में क्या क्या ध्यान देना है, चाहे वो इंस्टॉलेशन हो चाहे वो रनिंग के टाइम पर हो, तो क्या क्या हमें पैरामीटर्स को ध्यान में रख के बैरिंग को इंस्टॉल करना है और क्या क्या पैरामीटर्स ध्यान में रखने हैं जब हमारा जो बैरिंग है वो मिल में रनिंग कंडीशन में है। तो सबसे पहले बैरिंग इंस्टॉलेशन के टाइम पे जो हमें पैरामीटर्स को ध्यान में रखना है उसकी बात करते हैं। तो कभी भी आप जब भी बैरिंग माउंट करने जाएंगे तो सबसे पहले आप बैरिंग का पूरा चेक करेंगे, बैरिंग में कोई ख़राबी तो नहीं है, क्रैक तो नहीं है, कहीं पर मार्क तो नहीं है, रस्ट तो नहीं है। देन आप उसकी रेडियल इंटरनल क्लियरेंस को चेक करेंगे, क्या वो अंडर पैरामीटर्स में है, जो हमारा डिसाइडेड पैरामीटर्स होता है उसके अंडर है। देन आप चेक करेंगे कि आपने जहाँ पर उसको फिट करना है वहाँ पर उसकी जो कि चोक में बोर होता है, तो बोर आपका प्रॉपर साइज़ का है, जितना आपको टॉलरेंस चाहिए उतनी टॉलरेंस में है, ओवेलिटी तो ठीक है, टेपरनेस तो नहीं है। तो ये कुछ पैरामीटर्स रहते हैं जब आप बैरिंग को इंस्टॉल करते हैं। देन अगर हम रनिंग की बात करें तो जब हमारी मिल रनिंग कंडीशन में है और हमारा बैरिंग मिल में चल रहा है तो सबसे पहले हम इंटरवल्स में अपने बैरिंग का टेम्परेचर चेक करते रहेंगे। जनरली रोलिंग मिल्स में जो टेम्परेचर रहता है वो 40 to 45 डिग्रीज रहता है। बाकी डिपेंडिंग ऑन किस तरह का मटेरियल चल रहा है, वेदर टीएमटी है, चाहे स्ट्रिप है, वायर रॉड है या सेक्शन मिल है, तो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस पे डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स आपका बैरिंग गेन कर सकता है। आपके बैरिंग की स्पीड क्या है, आप लुब्रिकेशन किस टाइप का यूज़ कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पे आपका बैरिंग का टेम्परेचर डिपेंड करता है। और बैरिंग मेनली जो बैरिंग है वो आपका 120 डिग्री तक जो टेम्परेचर होता है विद स्टैंड करता है, बट आप 60 से अबव जाने पर या 70 तक जाने पर आप री लुब्रिकेशन कराएं, या उसके ऊपर भी लुब्रिकेशन कराने के बाद भी आपका जो बैरिंग है वो टेम्परेचर गेन कर रहा है तो आप उसको बाहर निकाल दें, जिससे कि आपका ब्रेकडाउन कम होगा और कोई अनवांटेड ब्रेकडाउन नहीं होगा और आपकी जो प्रोडक्शन पे है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जैसे हमने बेरिंग के इंस्पेक्शन और ट्रबल शूटिंग के बारे में जानकारी ली, तो अब हम बात करेंगे बेरिंग के फेलियर्स के बारे में।
सारा चीज़ इंस्पेक्शन करने के बावजूद अगर हमारा बेरिंग फेलियर होता है तो उनके लिए हम एक स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करते हैं जिसे 8D प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसीजर कहते हैं। बेरिंग ज़्यादातर लुब्रिकेशन, कंटामिनेशन या फटीग से फेलियर होता है। ज़्यादातर 80% बेरिंग ये 3 चीज़ों की वजह से ही फेल होता है। तो इसके लिए हम कुछ स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करते हैं जिसमें हम बेरिंग के जो भी फेल्ड बेरिंग है उसके सारे एविडेंस कलेक्ट करते हैं, उसका ऑयल का सैंपल भी कलेक्ट करते हैं, उसके लुब्रिकेशन सिस्टम को भी हम चेक करते हैं। फिर जो भी एविडेंस हमको मिलते हैं उसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से केयरफुली इवेल्युएट करते हैं और तभी हमको पता चलता है कि एग्जैक्टली घूमते हुए बेरिंग में क्या हुआ होगा। आगे हम उसमें 5i एनालिसिस भी करते हैं, 5W2H एनालिसिस भी करते हैं ताकि हमको पता चल सके कि फेलियर का एग्जैक्ट रीज़न क्या है। तो आइए हम जानते हैं रोलिंग मिल में कौन कौन से फेलियर होते हैं ज़्यादातर और उसको कैसे रोका जा सकता है। तो अभी हमने जाना कि बेरिंग फेलियर का हम एनालिसिस कैसे करते हैं, लेकिन बेरिंग फेलियर्स रोलिंग मिल में कौन कौन से आते हैं, किस किस वजह से हमारा बेरिंग फेल होता है, उसके बारे में जानते हैं। तो कुछ मोस्ट कॉमन जो फेलियर्स रोलिंग मिल में आपको देखने को मिलेंगे वो मिलेगा केज का टूटना, केज वेयर हो जाना, इनर रेस टूट जाना, आउटर टूट जाना, रोलिंग एलिमेंट पे मार्क्स आ जाना। तो ये सब आपको मोस्ट कॉमन जो चीज़ें मिलेंगी रोलिंग मिल में यही हैं। अब ये होती क्यों हैं? तो सबसे पहले तो रोलिंग मिल में ब्रेकेज, बेरिंग ब्रेक होने का जो कारण है वो ये हो सकता है कि आपने जो बिलेट या आपकी जो रोलिंग हो रही है उसका टेम्परेचर प्रॉपर नहीं है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आप जो लुब्रिकेशन कर रहे हैं मे बी वो लुब्रिकेशन आपके बेरिंग की टाइप पे सूटेबल नहीं है। तीसरा ये हो सकता है या आप प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं कर रहे हैं, आपकी प्रॉपर फिटिंग नहीं है बेरिंग की, आपकी इंस्टॉलेशन जो आप बेरिंग का कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, आपके फिट्स ठीक नहीं है, आप प्री लोड जो हम बेरिंग पर देते हैं आपका बेरिंग पर प्री लोड सही नहीं है। तो बहुत सारे जो रीज़न्स होते हैं वो मिलकर आपका एक बेरिंग फेलियर का रीज़न बनते हैं। तो आप इसको कैसे पहचानेंगे और प्रिवेंट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका टाइमली लुब्रिकेशन होता रहे, आप जो रोलिंग कर रहे हैं वो आप डिज़ायर्ड टेम्परेचर पर करें, टेम्परेचर ड्रॉप ना हो। आपको रेगुलर इंटरवल्स पे अपने बेरिंग का टेम्परेचर चेक करना है। आपका बेरिंग का टेम्परेचर क्यों बढ़ेगा? आपका बेरिंग का टेम्परेचर बढ़ने का कारण क्या है? लुब्रिकेशन बहुत बड़ा कारण होता है एक बेरिंग का टेम्परेचर बढ़ने का। देन आपके रोलिंग मिल में या आप जहाँ बेरिंग फिट कर रहे हैं वहाँ पर आपके मिसअलाइनमेंट नहीं होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपकी बहुत सारी कंडीशंस को मिलाकर एक आइडियल कंडीशन बनती है। तो आपको मोस्ट प्रोबेबली यही देखना है कि आपकी जो कंडीशंस हैं वो बेरिंग के साथ सूटेबल रहें, जिस वजह से आप अपने बेरिंग की लाइफ को अचीव कर पाएंगे और अनवांटेड ब्रेकडाउन जो आपके बेरिंग में आता है वो कम हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो में हमने जाना कि रोलिंग मिल में बेरिंग एप्लीकेशन क्या है और रोलिंग मिल में हम कैसे बेरिंग को माउंट कर सकते हैं, क्या इंस्पेक्शन और ट्रबल शूटिंग पैरामीटर्स है, कौन से लुब्रिकेंट्स या कौन से लुब्रिकेशन सिस्टम हमको ध्यान में रखने हैं, कौन से बेरिंग फेलियर आ सकते हैं, क्या इंस्पेक्शन और ट्रबल शूटिंग के पैरामीटर्स है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही काम आएगी जब आप रोलिंग मिल में बेरिंग एप्लीकेशन पे ध्यान देंगे। तो ऐसे ही सारी बातें जानने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये सारी चीज़ें आप हमारे ये KEC टेक्निकल हैंडबुक में भी आपको मिल जाएगी। हमारा एक लर्निंग मॉड्यूल भी है जो जिसका QR कोड इसके पीछे ही छपा हुआ है, उससे भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके सारा लर्निंग पा सकते हैं। और आगे ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। तब तक धन्यवाद। थैंक यू। संबक है।